वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 के क्लासेस में स्वागत साथियों। पेपर 1 में आज हम लोग इंडियन पॉलिटी को देखेंगे और इंडियन पॉलिटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एक कह सकते हैं बम्पर करेक्शन है। इसी को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ये ऐसे प्रश्न रहेगा जो कि आपका एग्जाम में हूबहू लड़ेगा, हूबहू आप क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटी में, जो कि आपके जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। पहला आप सभी के लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में। क्योंकि हमारे देश में पहले छुआछूत की प्रथा थी, है ना, निचली जातियों के साथ छुआछूत किया जाता था। इसे अपराध कर दिया गया है, अपराध घोषित कर दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 के अनुसार। और इसी से रिलेटेड अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी बनाया है, जो कि आपका हमारे देश में लागू हो गया है। अगला है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? जिसको कैग कहते हैं, कैग, है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये 65 ईयर्स में सेवानिवृत्त होते हैं, या इनका कार्यकाल दूसरा 6 वर्ष होता है। तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर, जो भी पहले हो, अगर पहले उसका 65 ईयर हो जाता है तो 6 साल से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या फिर उनका 6 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, भले उनका एज हो या ना हो। तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, जो भी पहले हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। और राज्य क्या रहेगा? तो राज्य का विधानसभा अध्यक्ष। राज्यों के लिए ये सेंट्रल की बात है तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? जैसे मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में, तो किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा का है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया है, इसे ही भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, किसी एक मंत्री के विरुद्ध, तो पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए मोदी जी अभी पीएम है और किसी एक मंत्री ने कोई बिल लाया और वो अगर पास नहीं हो पाया, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो क्या करना होगा? पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। मोदी जी समेत पूरी जितनी उसकी बड़ी मंत्री परिषद है, सभी को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? जैसा आप सभी अवगत हैं कि राज्यसभा में 1/3 मेंबर का चुनाव प्रत्येक 2 साल में होता है ना, प्रत्येक 2 साल में होता है। तो इनके लिए अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव की अधिघोषणा तो निर्वाचन आयोग करता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की ही सारी जिम्मेदारी होती है, तो निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? कार्यकाल पूरी होने के पहले भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति को ऐसा जो अधिकार मिला है किस अनुच्छेद के तहत मिला है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीफर्स मान्यताएं विशेषाधिकार समाप्त कर देगी? किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीफर्स मान्यताएं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? जो विशेषाधिकार मिले थे अंग्रेजों के शासनकाल में, उसको समाप्त कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत?
तो 26वां संविधान संशोधन जो आपका 1971 में हुआ था, उसके द्वारा। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रीविपर्स मान्यताएं थी, जिसके तहत बहुत सारे विशेषाधिकार अंग्रेजों के शासनकाल में मिले थे, उन सभी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो वो संशोधन हुआ था संविधान में 1971 में। और कितने नंबर का संशोधन था? तो 26वां संविधान संशोधन था वो। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं ना, इनके वेतन के बारे में किस अनुसूची में? जैसे आप सभी अवगत हैं, वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और जब बना था संविधान उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो ये जो 12 अनुसूची है, इसमें अनुसूची दूसरा, अनुसूची सेकंड में किसके बारे में प्रावधान है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। द्वितीय अनुसूची में, सेकंड अनुसूची जो है शेड्यूल, उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होगा? अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उस पर हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पूर्व भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा, है ना, कि आपके खिलाफ हम लोग महाभियोग लाएंगे, ताकि राष्ट्रपति जी अपना डिफेंस कर सके। तो राष्ट्रपति जी को महाभियोग उस पर जो लगाया जाएगा, इसकी सूचना देना पड़ता है। तो कितने दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है? तो कम से कम 14 दिन पूर्व, 14 डेज बिफोर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है हमारे देश में, वो आर्टिकल 54 के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस आपने विधान परिषद, यहाँ पे आपका प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है ना? विधान परिषद में जो मेंबर होते हैं उसको अलग अलग समूह से चुनकर वहाँ आते हैं। कुछ को विधानसभा चुनती है, कुछ को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, कुछ को स्नातक मनोनीत करते हैं, कुछ को शिक्षक मनोनीत करते हैं। इस पर सबका अलग अलग कोटा है। तो विधान परिषद में जो कुल सदस्य संख्या होती है, उसका कितना भाग जो है विधानसभा के सदस्यों यानी एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। जो एमएलए होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/3 जितने मेंबर हैं, मान लीजिए अगर किसी राज्य में विधान परिषद के 90 मेंबर है ना, तो 90 का 1/3 यानी आपका 30 मेंबर जो है वहाँ कौन चुनेंगे? वहाँ के जो विधानसभा के सदस्य एमएलए हैं वो चुनेंगे। तो 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा करती है। संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है कि प्रधानमंत्री होंगे और उनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 में है, आर्टिकल 75 में। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? संविधान में जो अभी केंद्रीय सूची है, संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वर्तमान में जैसे कि जो केंद्र सूची होती है उस पर संविधान बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होती है। जो राज्य सूची होती है उस पर कानून कौन बनाती है? विधानसभा। और जो समवर्ती सूची है उस पर कानून दोनों बना सकती है, चाहे वो आपका केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो 3 सूचियां हैं और 3 सूची होती है यहाँ पे। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बात यहाँ है कि तीनों में कुछ जो क्या बोलते हैं उसका विषय है उसको वहाँ पर दिया गया है। तो कुल कितने विषय है संघ सूची में, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो संघ सूची में इसमें पूर्व में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 100 विषय हो गया है। वर्तमान में कितना हो गया है? 100। इसी प्रकार राज्य सूची में कुछ विषय हैं, कुछ समवर्ती में। तो आपका यहाँ पूछा जा रहा है केंद्र सूची में, इसी को संघ सूची बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? संघ सूची। केंद्र सूची को ही संघ सूची बोलते हैं। तो केंद्र सूची या संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। आरंभ में कितने थे? 97। इस पर कानून सिर्फ केंद्र ही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन
तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारे देश में पहले लाया जाता था, वर्तमान में नीति आयोग के बाद पंचवर्षीय योजना बंद हो गई है। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और उसका पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी के द्वारा। एनडीसी के द्वारा इसका कह सकते हैं कि अनुमोदन किया जाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली जो है हमारे देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को कह सकते हैं निम्न निचले स्तर से पर सत्ता में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। तो सत्ता को विकेंद्रीकरण, जैसे केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण का उल्टा विकेंद्रीकरण, जहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहता है केंद्रीकरण में, विकेंद्रीकरण में सत्ता को कह सकते आम जनता को सत्ता में भागीदार बनाया जाता है। तो पंचायती राज प्रणाली इसी का एक जीता जागता उदाहरण है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा उपाध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगार। एम अनंत शयनम अयंगार लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पर आपको उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो एम अनंत शयनम अयंगार पहले उपाध्यक्ष लोकसभा के। अगला है, भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आपका 26 नवंबर 1949 को, 26/11/1949 को इसे अंगीकृत किया गया। लागू पूछा जाएगा कब किया गया? तो लागू 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। लागू किया गया और यहाँ पे नवंबर में क्या किया? उसे अंगीकृत किया गया। आपका ऑप्शन क्या है? अंगीकृत किया गया ना, एक्सेप्ट किया गया। तो वो 26 नवंबर 1949 को ही इसे अंगीकृत कर लिया गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था संविधान को बनाने के लिए। तो विभिन्न समितियों का गठन किया गया ताकि संविधान बने। तो इसी में इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, पहले शिक्षा जो था, शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? जैसा पहले ही हमने प्रश्न के बारे में डिस्कस किया कि 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये एक सब्जेक्ट है एजुकेशन, शिक्षा, ये राज्य सूची का विषय पहले था मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में ये कौन सा विषय में चला गया है? समवर्ती सूची में। यानी अब इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, समवर्ती सूची में चला गया है। तो इसे किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से इसे समवर्ती सूची में ले जाया गया? तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो इसे ले जाया गया वो हमारा संविधान संशोधन कौन था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आपका 1976 में पारित हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसमें क्या क्या कि शिक्षा को राज्य सूची से ट्रांसफर करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? दल बदल विरोधी कानून, जो कि जीतने के बाद लोग एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, इस पर रोक लगाने के लिए दल को जो बदल लेते थे अपने फायदे के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए कानून बना। और ये किस कह सकते हैं संविधान संशोधन के माध्यम से ये पारित हुआ था, दल बदल विरोधी कानून? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। हालांकि यह अभी दल बदल रोकने में कारगर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं आज भी बहुत सारे नेता एक अपने फायदे के लिए एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसकी सदस्यता बरकरार रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जब हम लोग इस कानून को अलग से पढ़ेंगे तो बताने का हम प्रयास करेंगे क्यों यह कानून असफल रहा है और इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए अभी भी। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक अधिकार जो हमें मिलता ही है, इसके साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज भी दिए गए, मूल रूप से कुछ कर्तव्य भी निर्धारित कर दिए गए। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A में हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य के बारे में। और ये हमारा ड्यूटी है ना, ये आप हम पर कह सकते हैं कि लागू करने के लिए कोई ये आपके लिए कुछ पनिशमेंट नहीं है। अगर आप इसे अपने यहाँ खुद इसका पालन नहीं करेंगे
तो भी कुछ इस प्रकार का उसमें नहीं है, हमारे लिए वॉलंटरी है लेकिन करना चाहिए। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार भी पहले हमारा मूल अधिकार हुआ था, लेकिन इससे सरकार को बहुत सारी समस्याएं होती थी डेवलपमेंट के कार्य को करने में, अपने विकास के कार्य को करने में लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो जाता था। इसीलिए इस मूल अधिकार को हमारे कह सकते हैं मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो किस संशोधन के द्वारा किया गया ऐसा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार हमारे मूल अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा, जैसे अभी हम लोगों ने लोकसभा के बारे में जाना कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अब देखिए राज्यसभा के प्रथम सभापति, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति आपके राधाकृष्णन जी थे। तो उपराष्ट्रपति जो पहले थे, तो वही पहले सभापति होंगे राज्यसभा के, क्योंकि जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही राज्यसभा के पहले सभापति भी हो गए। जैसे वर्तमान में हमारे धनखड़ जी है ना, धनखड़ जी क्या हैं? देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो अभी पूछा जाएगा आपको राज्यसभा के सभापति कौन है? तो धनखड़ है ना, धनखड़ जी ही राज्यसभा के अभी सभापति भी हैं और वो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जैसा पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था? जम्मू कश्मीर को किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के तहत विशेष दर्जा मिला था? तो अनुच्छेद 370, जिसे कि अभी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 370 को। तो 370 के तहत ही उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को। लोकसभा सदस्यों को कौन शपथ ग्रहण कराता है? लोकसभा के जितने मेंबर जीत के जाते हैं उसको शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। तो आपको राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ ग्रहण कराता है। या कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो जो लोकसभा में शपथ ग्रहण कराते हैं वो राष्ट्रपति बहुत ही कम कराते हैं। मेनली वो सारे अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को ही दे देते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के ही नेतृत्व में, जैसे अधिकृत व्यक्ति है ना, अधिकृत व्यक्ति, तो अधिकृत व्यक्ति यहाँ पे समझिए लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ही उसका शपथ ग्रहण कराता है। ये फॉर्मेलिटी के लिए राष्ट्रपति तो अधिकृत व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष ही उनका शपथ ग्रहण कराते हैं। नेक्स्ट, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? अचानक से अगर कुछ खर्च की नौबत आती है देश में तो आकस्मिक निधि होता है, कंटीजेंसी फंड। तो इससे पैसे कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। यानी मतलब है कि पहले जो संसद से पारित करना होता है ये सब का कोई जरूरत नहीं रहेगा, राष्ट्रपति अचानक से उसमें एक ऐसे इमरजेंसी फंड से जो होता है हमारा आकस्मिक निधि, वहाँ से पैसे निकाल सकता है। और देश के लिए अगर कुछ मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ प्राकृतिक बहुत बड़ी आपदा आ गई, तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति वहाँ से पैसे निकाल कर आवश्यक खर्च के लिए मंजूरी दे सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? शारदा एक्ट जो बनाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था। बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था 1929 में। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहले ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं हुआ करते ना, पहले ये नहीं थे, इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया और उसमें पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इन तीनों टर्म्स को भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में जोड़ा गया, प्रीएम्बल में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को
अपने पद का त्याग करने के लिए किसके समक्ष त्यागपत्र समर्पित करना पड़ता है? राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगर उनको अपना रिजाइन देना है, वो उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को देते हैं। किसके अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है? वित्त आयोग का जो गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। ये संवैधानिक पद है ना? वित्त आयोग जो होता है हमारा संवैधानिक पद है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है ये। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। वित्त आयोग प्रत्येक 5 साल में इनका गठन होता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत थे। प्रत्येक 5 साल में इनका गठन होता है वित्त आयोग का। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं है? अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब कि रेस्ट जो पावर है, एक हो गया केंद्र सूची, केंद्र में जो विषय है उसे केंद्र सरकार बनाती है। दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। अब तीनों में शक्तियों का विभाजन है। कुछ ऐसे भी विषय अभी वर्तमान में आ जाते हैं जो कि तीनों में से किसी के पास नहीं है ना? वर्तमान समय बदल रहा है, बहुत सारे नए-नए चीज़ें आ रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि वो शक्तियाँ किस में रहेगी जो किसी में नहीं है, उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उस पर संसद बनाएगा ना। अगर कोई विषय केंद्र सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यानी अवशिष्ट जो बच गया उसकी शक्तियाँ केंद्र के पास है। राज्य में जिस भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? यानी नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार के कह सकते हैं प्रोविजंस थे जिसे भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है आयरलैंड से। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? जैसा आप सभी अवगत हैं, हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है और देखिए अभी वर्तमान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। संविधान को समय के अनुकूल बनाने के लिए संशोधन बहुत ही जरूरी था। तो संविधान में जो संशोधन किया गया है, इसकी पूरी प्रक्रिया किस प्रकार संशोधन किया जाएगा, एक आर्टिकल है ना, एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में पूरे संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, कैसे आप संविधान को संशोधित कर सकते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद कौन सा है? 368। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, याद रखिएगा। और ये कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से अडॉप्ट की गई है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। समाजवाद, समाजवाद के बारे में कथन है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? समाजवाद की आलोचना करने वाले एक कह सकते हैं आलोचक है जिन्होंने समाजवाद के बारे में कहा है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। ऐसा कहा है किसने? CEM जॉर्ज। CEM जॉर्ज का ये कथन है, याद रखिएगा। समाजवाद के बारे में उन्होंने ये कथन दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? भारत सचिव का जो पद है ना, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? भारत परिषद अधिनियम 1858। भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव का प्रावधान किया गया। और ये भारत सचिव, जैसे कि आप सभी अवगत हैं, 1857 की क्रांति के बाद देश में कंपनी का शासन खत्म हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे देश में खत्म हो गया और हमारे देश में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया, है ना। क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया, मैंने ब्रिटिश संसद का शासन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इसी में भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो कि लंदन में होते थे, भारत संबंधी निर्णय लेते थे। तो इसकी स्थापना का प्रावधान कब हुआ, इसका पद कब क्रिएट किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। तो इस प्रकार साथियों हम लोगों ने आज देख लिया 40 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी से था। और इस प्रकार के जो प्रश्न है तो होते हैं ना, ये एग्जाम में आपको हूबहू डायरेक्ट लड़ेगा। और कह सकते हैं आप जिस प्रकार इसको प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं यूनिट वाइज, और ये हमारा जो मिसलेनियस तरीके से जो हम लोगों ने सॉल्व किया अभी पॉलिटिकल साइंस को, इंडियन पॉलिटी को, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और कम समय में आप किस प्रकार JPSC GS पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं वो आपको एग्जाम में ही पता चलेगा, कि कम समय में इससे बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका नहीं होता है। आप अभी लेक्चर्स पढ़ेंगे
तो उससे ज़्यादा अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें, जिससे क्या होता है कि इसमें डिस्कशन भी हम लोग कर लेते हैं। तो आपका एक तरह से रिकॉल भी हो जा रहा है और दूसरी बात ये हो जा रही है कि आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जा रहा है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको ये भी पता चलता है किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं जेपीएससी जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें, तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में आप क्लासेस कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़कर क्लासेस करने के लिए आपको करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाले एवरी डे जो मॉर्निंग में आपको क्लासेस मिलती है, मिल सके, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, आप क्लासेस देख सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।